केशपुर नाम के गांव में धनराज दमयंती नाम के पति पत्नी रहा करते थे। कई वर्षों के बाद उनके घर में एक बेटी पैदा हुई। उसका नाम श्रुति रखा गया, पर बेचारी की किस्मत खराब थी। वो पैदाइशी गंजेड़ी थी। माता पिता उम्र के साथ साथ बाल भी बढ़ेगा सोच रहे थे, पर वैसा हुआ नहीं। हरी भरी जवानी में भी वो गंजेड़ी ही रही। वो अपनी जवानी में अमर नाम के लड़के से प्यार करने लगी, पर उसने उसका प्यार नकार दिया। उससे श्रुति का दिल टूट गया। जो भी रिश्ता उसके लिए आता था, सभी लोग छी छी करके निकल जाते थे। आखिर में श्रुति अपने जीवन से निराश होकर खाड़ी में गिर के जान दे दी और वो भूत बन गई। जिस लड़की का भी बाल लंबे होते थे, उसको काटना ही उसका मकसद बन गया। उसने लड़कियों का बाल काटना लक्ष्य बना दिया। ऐसे कई साल गुजर गए। उसकी आत्मा उस गांव के सभी लोगों को परेशान करने लगा। गांव के सारे लोग गांव खाली करके निकल गए। गांव के सभी लोग गांव से भाग गए। अब गांव पूरा बंजर बन गया। कुछ साल बीतने के बाद फिर से उस गांव में लोग आकर बसने लगे। कुछ दिन तक श्रुति की आत्मा चुप बैठी रही। गांव में फिर से आबादी बढ़ने लगी। उस गांव का सबसे धनी आदमी मानिकराम के घर एक लड़की पैदा हुई। उसका नाम काव्या रखा गया। बहुत सुंदर थी और उसके बाल भी बहुत लंबे थे। सुंदरता के साथ साथ उसका दिल भी बहुत नेक था। उसके पिता मानिकराम उसके पास आकर, बेटी, क्या तुम शहर में जाकर पढ़ाई करोगी? नहीं पापा, मैं शहर नहीं जाऊंगी। मैं यहीं आप लोगों के साथ रहकर पढ़ाई करूंगी। वैसे भी शहर में रखा ही क्या है पापा। मैं इस गांव को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मानिकराम बेटी की बात सुनकर खुश हो गया। धीरे धीरे काव्या की उम्र के साथ साथ उसकी सुंदरता का भी चर्चा चारों ओर फैलने लगा। वो 18 साल की हो गई। अमीर घराने के लोग आकर काव्या के हाथ मांगने लगे, पर काव्या ने गांव छोड़ने की जिद नहीं छोड़ी। कई साल तक चुप बैठी श्रुति की आत्मा अचानक जाग गई। तब श्रुति की नजर काव्या पे जा गिरी। काव्या की सुंदरता और उसके लंबे केश को देखकर श्रुति की आत्मा के अंदर जलन पैदा हुआ। जब काव्या अपने बिस्तर पर सोई हुई थी, तब श्रुति की आत्मा वहां पर आकर काव्या के सारे बाल काट कर चली गई। सुबह उठकर काव्या जब आईने के सामने अपना चेहरा देखा तो वो आश्चर्य हो गई, पर उदास नहीं हुई। काव्या उसी गंजेड़ी अवस्था में कॉलेज जाने लगी और पूरे गांव में सीना तान के चलने लगी। काव्या की गंजेड़ी हालत देखकर गांव वालों के साथ साथ माँ बाप भी परेशान हो गए। काव्या उदास न होना देखकर श्रुति की आत्मा भी आश्चर्यचकित हो गई। धीरे धीरे काव्या के बाल फिर से बढ़ने लगे। बढ़ते ही तुरंत आकर श्रुति की आत्मा बाल काटने लगी। फिर भी काव्या कभी मायूस नहीं हुई। वैसे ही सीना तान के वो चलने लगी। काव्या के माँ बाप उसके बाल को लेकर चिंतित रहते थे। वो बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाकर काव्या को इलाज करवाए। कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर पाया। एक रात श्रुति आकर काव्या के बाल काटते वक्त काव्या की आंख खुल गई। काव्या श्रुति को देखकर, कौन हो तुम? क्यों तुम मेरे बाल काट रही हो? मैं भी कभी तुम्हारी जैसी एक सुंदर लड़की हुआ करती थी। भगवान ने मुझे सुंदरता तो दी, लेकिन बाल नहीं दिए। मैं पैदाइशी गंजेड़ी थी। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, पर उसने मुझे नकार दिया। गांव वालों के ताने सुन सुनकर परेशान हो गई। मेरे माँ बाप मेरे बारे में सोच सोच कर घुट घुट के मर गए। मैं खुदकुशी करने के लिए बेबस हो गई और मैंने ठान लिया, जो बेइज्जती मेरे साथ हुई वो सबके साथ होगी। इसलिए उस दिन के बाद हर सुंदर लड़की के लंबे केश को काटना ही मेरा मकसद बन गया। तब काव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असली सुंदरता तो रूप से नहीं, गुण से होती है। गुण अगर सुंदर से बढ़कर हो तो उसकी कीमत अनमोल बन जाता है। काव्या की बात सुनकर श्रुति की आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। क्या बोली तू? बकवास बंद कर। सुंदरता से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्या तुम ये साबित कर सकती हो? अगर तुमने साबित कर दी कि सुंदरता से बढ़कर मनुष्य का गुण ही अनमोल है, तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी और पुनः तुम्हारे केस को वापस कर दूंगी। तुम्हें ही नहीं, कभी किसी और को परेशान भी नहीं करूंगी। वादा है मेरा। उसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ती गई कि शहर से कलेक्टर उससे मिलने के लिए आ गया। कलेक्टर को पहली नजर में ही काव्या से प्यार हो गया। कलेक्टर काव्या के माँ बाप को काव्या का हाथ मांगा।
काव्या उस गंजेड़ी अवस्था में ही शादी की। शादी होने के कुछ क्षण पश्चात श्रुति की आत्मा आकर काव्या के सामने हार मानी और वो पुनः काव्या के केस लौटाकर हमेशा के लिए मुक्ति पा गई। समय 11:30 बजे का है। हाईवे के बगल में एक दुकान है, भूतनी की पंक्चर की दुकान। उस दुकान में केवल एक दीपक की रोशनी है बस, बाकी पूरी जगह अंधेरे में है। उस दुकान के सामने खड़े होकर, क्या जीवन है, मरने के बाद मुझे लगा था कि शांति मिल जाएगी, लेकिन मेरा शराबी पति मुझे चैन से नहीं रहने दे रहा। सारा दिन मेहनत करके जो पैसा कमाता है, वो रात में उस पैसे से शराब पी लेता है। उसे मेरे बच्चों की जरा भी परवाह नहीं। मुझे अपने बच्चों के लिए ये पंक्चर की दुकान चलानी ही होगी, वो ऐसा सोचती है। तब तक इस पंक्चर की दुकान के ठीक सामने एक बाइक आकर रुकती है। गौतम बाइक पर बैठा हुआ है और फोन पर बातें करने लगता है। वो अपनी बातों में गुम है और उस भूतनी की पंक्चर की दुकान को नहीं देख पाता, बस बातें कर रहा है। तब तक भूतनी उसे एक बहुत तेज लंबा पेचकस मिलता है और वो उससे बाइक के टायर पर जोर जोर से मारती है। टायर अब चपटा हो चुका है। रोजी रोटी के लिए मुझे ये सब करना पड़ा, ये एक मजबूरी है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। अब मैं पंक्चर ठीक करके पैसा कमाऊंगी, वो ऐसा सोचती है। गौतम अपनी बात खत्म करता है और बाइक स्टार्ट करता है। वो देखता है कि उसका टायर तो चपटा हुआ पड़ा है। शिट! वो पंक्चर की दुकान के लिए इधर उधर देखता है। तभी उसे उस भूतनी की पंक्चर की दुकान दिखती है, लेकिन भूतनी नहीं देख पाता। अगर देख सकता तो वहाँ से उल्टे पैर भाग जाता और भूतनी के बच्चे खाना नहीं खा पाते, उन्हें भूखा रहना पड़ता। क्या यहाँ पर कोई है? हाँ, मैं हूँ यहाँ हीरो। क्या हुआ? तुम एक लड़की हो क्या? बहुत खूब, आवाज तो बड़ी प्यारी है। मैं लड़की नहीं, एक आंटी हूँ। एक बेवकूफ ने मुझसे कहा कि मेरी आवाज बड़ी प्यारी है और मुझसे शादी कर ली। वैसे आंटी, आप अदृश्य होकर बात कर रही हैं। आपको अंधेरे से एलर्जी है क्या? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है हीरो, लेकिन अब मैं बस मूनलाइट आंटी हूँ। मैं कुछ मूनलाइट लड़कियों को जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मूनलाइट आंटी भी होती है। लेकिन ये टाइटल सुपर है। आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद। तो वैसे प्रॉब्लम क्या हो गई है? रात को चैन से सो नहीं पाता हूँ मूनलाइट आंटी। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है? मैं तुम्हारे पंक्चर की मरम्मत कर सकती हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो काम करो, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। भूतनी गौतम से बात कर रही है और भूतिया हाथ मरम्मत का काम। ये देखकर गौतम खुश हो जाता है और उसे 100 रुपए देता है। बाय बाय मूनलाइट आंटी, और वो वहां से चला जाता है। उस 100 रुपए को देखकर भूतनी बहुत खुश होती है। 100 रुपए मिले, अगर मैं एक और 100 रुपए कमा सकूं, 2 दिन बच्चों को भरपेट खाने को मिल जाएगा, वो ऐसा सोचती है। रात का मूवी का सेकंड शो देखकर वे घर वापस आ रहे हैं। कार में मुरली और आकाश फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। वे उसी सड़क पर जा रहे होते हैं कि उनकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है। वे नीचे उतरकर गाड़ी को धक्का देने लगते हैं। वे उसी पंक्चर की दुकान पर आते हैं, लेकिन उस भूतनी को देखकर वे दोनों भागने लगते हैं। लेकिन भूतनी उन्हें पकड़ लेती है और बांध देती है। अब दोनों वहां से हिल भी नहीं पा रहे थे। भूतनी उनकी कार को रिपेयर कर देती है और उन्हें छोड़ देती है। उनके दिए हुए ढेर सारे पैसे देखकर वो बहुत खुश होती है और लेकर अपने घर आती है। वो अपने बच्चों से बात करने और अपने पति को सबक सिखाने का फैसला करती है। वो अपने शराब में धुत सोए हुए पति को ले जाकर बर्फ की सिल पर लिटा देती है। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे उसके पति को होश आने लगा है। वो सामने खड़ी अपनी भूतनी पत्नी को देखकर उसका गुस्सा शांत करने की कोशिश करता है। एक बार और अगर तुम बच्चों को परेशान करोगे तो मैं याद नहीं रखूंगी कि तुम मेरे पति हो। मैं बरगद के पेड़ से जिंदा जला दूंगी तुम्हें, समझे? ये कहकर वो पति को धमकाती है। तब से भूतनी का पति बच्चों की देखभाल करने लगता है और भूतनी गाड़ियों की मरम्मत कर और पंक्चर लगाकर पैसा कमाती रहती है।